नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इनसाइड झारखंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता, दिन भर की कुछ और ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बात करते हैं राजनीति की। तो झारखंड की राजनीति में एक और उबाल आता दिख रहा है। दरअसल जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वे अपनी पार्टी की दावेदारी रखेंगे। इससे क्षेत्र की राजनीति गलियारों में उबाल देखा जा रहा है। विधायक सरयू राय ने 2024 के चुनाव को लेकर इसी महीने झारखंड के 24 जिलों से पार्टी के लोगों के साथ बैठक कर लोकसभा में उनकी क्या भूमिका रहेगी उस पर निर्णय लेंगे। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में 30 से 35 सीटों पर सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने अपने प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। विधायक सरयू राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव सामने आ चुका है और पक्ष विपक्ष सभी चुनाव के मोड में है। अलग अलग मुद्दों का चीर फाड़ किया जा रहा है। हमारी पार्टी भी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जाएगी और उनके मुद्दों पर राजनीति ना कर उसे हल करने का काम करेगी। बहरहाल उनके विधानसभा चुनाव में भी 35 सीट पर अपनी पार्टी की दावेदारी ठोक कर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में उबाल लाने का काम सरयू राय ने किया है। विधानसभा में हम लोग 30 से 35 सीटों को चिन्हित करके रखे, जिन पर हमारे लोग कमोबेश उपस्थित हैं। तो हमारा इससे अधिक का प्रयास उसमें नहीं रहेगा। परंतु अभी तो लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा में हम लोग खुलकर हम लोग कहते हैं कि हम लोग चाहेंगे कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को आप बरकरार रखने वाला जो व्यक्ति है, हमारा विचार भी उसी तरह का है कि हम उसका ही हम समर्थन करेंगे। परंतु बात साफ साफ होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात साफ साफ होना चाहिए। इधर विधायक सरयू राय के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी चुटकी लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय ने कोई पार्टी बनाया है क्या और वो लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है चुनाव लड़ने की, वो भी मैदान में आए, चुनाव लड़े। अब इनके चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा होगा या नहीं वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, उसके प्रत्याशी बड़ी संख्या में जीत कर आएंगे। सरयू राय के चुनाव लड़ने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को ना कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर सत्ता में आ रही है। देखिए, उनकी पार्टी बनाई हुई है और उस पार्टी के कैंडिडेट देना पड़ेगा ही उनको। और पार्टी अपना जो निर्णय लेगा वो उनका कौन सा पार्टी है, भारतीय जन मोर्चा की ऐसे पार्टी है, तो अपना पार्टी के तो उम्मीदवार देंगे, उनका अधिकार बनता है। और जहाँ तक हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्णय जो है, हमारे विष्णुगुरु शिबू सोरेन जी और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं, उनका जो निर्णय होगा उसी को हम लोग मानकर आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितना नुकसान होगा अगर वो पार्टी बनाते हैं तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? जेएमएम को कहाँ नुकसान होगा? सरकार बनाया हुआ जेएमएम को नुकसान होगा। अगले बार भी जेएमएम सरकार में आ रही है, सत्ता पर आ रही है। और धनबाद के जिला जज उत्तम आनंद के संदेहास्पद मौत मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। इस दौरान खंडपीठ के समक्ष सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दायर किया। इसकी जानकारी दी कि अमेरिका से सभी व्हाट्सएप रिपोर्ट नहीं आ पाई है, जिसके बाद खंडपीठ ने मामले की विस्तृत में सुनवाई के लिए सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह निर्धारित किया है। बता दें कि जज उत्तम आनंद की मौत धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान टेम्पो से धक्का लगने से हुई थी, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर इस पूरे संदेहास्पद मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। धनबाद के जज उत्तम आनंद के मौत के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सीबीआई के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताया गया कि अभी अमेरिका से व्हाट्सएप चैट की रिपोर्ट
नहीं आ पाई है, इन सबको देखते हुए माननीय खंडपीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में समय निर्धारित किया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई सितंबर माह में की जाएगी। और खबर सरायकेला खरसावां जिले से है, जहां चांडिल डैम के विस्थापित अधिकार मंच का कहना है कि 26 जून 2023 और 5 जुलाई 2023 को चांडिल डैम द्वारा प्रभावित 84 मौजा के 116 गांव के ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है, जबकि विस्थापितों द्वारा पहले से किए गए मुकदमे पर कोई पहल नहीं की गई है। इस मुद्दे पर मंच ने समीक्षा बैठक कर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि 13 जुलाई 2023 को 84 मौजा के 116 गांव के विस्थापित फर्जी मुकदमा को निरस्त नहीं करने की स्थिति में जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी की जाएगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि 2 जून एवं 5 जुलाई 2023 को कई विस्थापित उपस्थित नहीं थे, वो भी इस आंदोलन के समर्थन में गिरफ्तारी देंगे। 13 जुलाई को चांडिल थाना में गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया गया है। मंच ने सर्वसम्मति से घोषणा किया है कि 2024 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में कोई भी सदस्य भाग नहीं लेंगे और विस्थापित 84 मौजा के 116 गांव में वोट का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। मंच ने यह भी फैसला लिया है कि ग्राम सभा के नेतृत्व में जनता कर्फ्यू का प्रस्ताव पारित करते हुए धरातल में लाया जाएगा, जिसमें राजनेता, सरकारी अधिकारी एवं प्रशासन का गांव में प्रवेश निषेध रहेगा। जब तक 116 गांव का जमीन मुआवजा, नियोजन, पुनर्वास, पट्टा आदि का संपूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक इन अधिकारियों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों का प्रवेश निषेध रहेगा। मंच ने यह भी कहा कि 2023 तक चांडिल डैम से प्रभावित 84 मौजा 116 गांव के विस्थापितों को निर्गत किया गया, विकास पुस्तिका दिया गया, नौकरी, पुनर्वास पैकेज एवं पुनर्वास स्थल आवंटन का सीबीआई जांच ना हो तब तक जनता कर्फ्यू लगा रहेगा। मंच संस्थापक राकेश रंजन महतो ने कहा कि जो विस्थापितों द्वारा थाना में लिखित शिकायत किया गया है, उस पर मामला दर्ज नहीं कर उल्टा हम विस्थापितों पर हक मांगने पर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी गिरफ्तारी देंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि 116 गांवों में हमें हक नहीं मिलने तक कोई नेता, मंत्री व पदाधिकारी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। मौके पर राकेश रंजन महतो, अनूप महतो, श्रीकांतो महतो, अनूप कुमार महतो, अजय महतो, मोतीलाल मुर्मू, सुमित महतो, त्रिलोचन महतो, विवेक सिंह बाबू, सुनील महतो आदि विस्थापित मुख्य रूप से उपस्थित थे। और इधर जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मानगो पुल के समीप 7 जुलाई को रंगदारी को लेकर 2 गुटों में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि इलाके में मछली विक्रेताओं से रंगदारी वसूलने को लेकर फायरिंग की गई थी। एक पक्ष से माशूक मनीष और दूसरी पक्ष से कुंदन सिंह ने इलाके में रंगदारी वसूलने का प्रयास किया। इसी को लेकर 7 जुलाई को दोनों पक्ष वहां रंगदारी वसूलने पहुंचे थे, तभी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। सभी आरोपियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 3 हथियार, 5 जिंदा कारतूस और घटनास्थल में प्रयुक्त वाहन बरामद किए हैं। इस मामले में माशूक मनीष और अन्य फरार चल रहे गिरफ्तार आरोपियों से आवश्यक पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत सुबह मछली बाजार के पास फायरिंग की घटना घटी थी। उसमें इमीडिएट डिटेक्शन और जो अपराधकर्मी है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जो भी पुलिस अधीक्षक नगर के भी चार्ज में है, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें मानगो थाना प्रभारी, सीताराम डेरा थाना प्रभारी, साक्षी थाना प्रभारी और थाना से अन्य सब इंस्पेक्टर लोग सभी शामिल थे। टीम द्वारा बहुत अच्छे से और बहुत जल्द से कार्रवाई करते हुए इसमें कुल अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 अवैध हथियार भी बरामद है, 5 जिंदा कारतूस बरामद है और उसके बाद जिस मोटरसाइकिल से वहां लोग गए थे उसको भी जब्त किया गया है। इसके अलावा सभी अभियुक्तों के पास से मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया है। घटना के पीछे कारण ये है कि मानगो थाना क्षेत्र में जहां मछली का बाजार लगता है, वहीं के कुछ आसपास के जो आपराधिक तत्व हैं या अपराधकर्मी हैं, वो मछली के व्यापारियों से
पैसा वसूली का प्रयास कर रहे थे और पैसा वसूलने का प्रयास कर रहे थे। उसमें 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए पैसा वसूलने को लेकर के, और उसी दोनों ग्रुप में आपस में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें एक जो गिरोह है वो लेड बाई कुंदन सिंह और दूसरा जो गिरोह है वो लेड बाई मासूक मनीष, दोनों मानगो ओलीडी थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। इसमें जो 7 लोग पकड़ाए हैं, इसमें से एक क्रिमिनल साक्षी का है, एक सीताराम डेरा का है, बाकी लोग मानगो ओलीडी थाना क्षेत्र के हैं। इसमें अन्य अपराध कर्मी भी अभी शामिल हैं जिनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुंदन सिंह गिरोह के मैक्सिमम सदस्य पकड़ा गए हैं, इंक्लूडिंग कुंदन सिंह हिमसेल्फ, और जो मासूक मनीष गिरोह में से 1 लोग पकड़ाए हैं, बाकी के पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड कार्यालय के समीप आजसू पार्टी के प्रखंड कमेटी ने हेमंत सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान पार्टी की ओर से विभिन्न जन समस्याओं को लेकर बीडीओ को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। घाटशिला विधानसभा अंतर्गत मुसाबनी प्रखंड आजसू पार्टी के द्वारा जिला प्रधान सचिव बुद्धेश्वर मुर्मू के नेतृत्व में मुसाबनी प्रखंड कार्यालय के समीप हेमंत सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी को 9 सूत्री मांगों पर ज्ञापन सौंपा गया। मांग पत्र में मुख्य रूप से मुसाबनी प्रखंड में विद्युत आपूर्ति में अनियमितता में सुधार एवं ओटीएस योजना को पुनः चालू कराने, किसानों को वर्ष 2022-23 धान की अधिप्राप्ति राशि के दूसरे किस्त का भुगतान अविलंब करने समेत अन्य मांग शामिल रही। इसके अलावा मुसाबनी से बागजाता जाने वाली सड़क का निर्माण जल्द करने एवं LCLICC के बंद पड़े माइंस को भी इस दौरान जल्द चालू करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रभारी अंचल अधिकारी राजीव कुमार भी उपस्थित रहे। आश्वासन राज पूरी तरह से वो अपना वादा और आश्वासन फेल हो चुका है। इस वादे खिलाफ के कारण आज पूरे झारखंड में प्रत्येक प्रखंड में आजसू पार्टी जन आक्रोश और हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत उनके यादों को याद दिलाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके साथ साथ हम लोग अपने प्रखंड में ज्वलन मुद्दा है, ज्वलन मुद्दा को लेकर भी अपने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने बातों को रख रहे हैं। पिछले झारखंड सरकार के द्वारा जिस तरह से यहाँ के लोगों को 3 लाख का आवास, वृद्धा पेंशन 3000 करना, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना, 5 लाख रोजगार हर साल देना, जिसको रोजगार नहीं मिलता उसको भत्ता देने के बाद जो वादा किया आज पूरी तरह से फेल है। पूरे झारखंड सरकार का जितना भी ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे अंचल अधिकारी हो, चाहे प्रखंड विकास परिषद से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसका जीता जाता उदाहरण हर दिन कोई ना कोई बड़े अधिकारी ईडी के रडार में है और ईडी के शिकंजे में कस रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आजसू अपने इस जन आक्रोश के माध्यम से जनता के बीच जाना चाहते हैं और जनता के बीच जो भी वादा खिलाफ किया है उसका आने वाले दिन में उसको भुगतना पड़ेगा। और इधर जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत मुहर्दा जलापूर्ति योजना के मुख्य गेट में आम आदमी पार्टी ने अशुद्ध पेयजल सप्लाई करने के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शीघ्र शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने की मांग की। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने मुहर्दा जलापूर्ति योजना को लेकर जिला प्रशासन और जुस्को पर आरोप लगाया कि कुछ वर्ष पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन शुद्ध पेयजल नहीं होने की वजह से सरकार की ओर से ये काम जुस्को को सौंपा गया, जिससे क्षेत्रवासियों में ये खुशी थी कि उन्हें अब शुद्ध और स्वच्छ पेयजल मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और स्थिति जस के तस रही। पाइपलाइन से घर घर तक सप्लाई की जा रही पानी मटमैला और काफी गंदा पानी आता है। कई बार पानी को लेकर प्रबंधन और जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होने से 1 दिवसीय धरना देकर इसका आम आदमी पार्टी विरोध जता रही है। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर अविलंब शुद्ध जल की सप्लाई नहीं होती है तो वे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते हुए तालाबंदी करने के लिए मजबूर होंगे। लगभग सभी इलाका, ये शांति नगर, शक्ति नगर, मिथिला कॉलोनी, भोजपुर कॉलोनी, पटना लाइन, बागू नाथू, बागू नगर, बिरसा नगर का जितने जोन नंबर 1 से जोन नंबर 11 तक के सभी इलाकों में पानी यहीं से जाता है, लेकिन वो पानी बिल्कुल ही पीने युक्त पानी नहीं है, बिल्कुल ही गंदा पानी है। पास में आ रहा था, आम आदमी पार्टी के पास में आ रहा था,
कि पीने का पानी के लिए आप लोग कुछ कीजिए, क्योंकि जितना भी पीने का पानी आता है ये मोहड्डा वाटर प्लांट से, वो बिल्कुल ही दूषित पानी है, बिल्कुल ही स्वच्छ पानी नहीं है। तो यहाँ के जितने भी इलाके हैं वो सभी लोग पानी के लिए या तो घर में फिल्टर बैठाए हैं या जाकर के दूर से टिस्को की जो क्वार्टर इलाका है वहां से जाकर के पानी लेकर आते हैं। और जो घर में, जिनके घर में लोग नहीं है, कम लोग हैं, जो असमर्थ हैं, वो यही गंदा पानी पीते हैं। और ये गंदा पानी पीने की वजह से लोगों को बीमारी होती है, लोग परेशान होते हैं। और मेरा मांग एक और भी है कि वर्तमान के जो प्रतिनिधि हैं और भूतपूर्व जो प्रतिनिधि हैं, जो इलेक्शन के समय आते हैं, आने के बाद में बड़े बड़े वादे करते हैं कि पानी की व्यवस्था ठीक कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था ठीक कर देंगे, लेकिन आज तक पानी में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये लंबे साल, कई सालों से चलते आ रहा है और आज भी चलते आ रहा है। तो हम लोग बेवश होकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हमारी एक ही मांग है कि ये जल्द से जल्द यहाँ से जितने जो भी इलाकों में पानी का सप्लाई जाता है, बिल्कुल ही स्वच्छ वाटर जाना चाहिए। और इधर विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मंगलवार को चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से चक्रधरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आयुष्मान शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में बताया। वहीं अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आयुष्मान शर्मा ने परिवार नियोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुमंडल अस्पताल में नियमित रूप से महिला बांध्यकरण शिविर और पुरुष नसबंदी शिविर लगाए जाते हैं, जिसका लाभ लोग उठा सकते हैं। इस मौके पर अनुमंडल अस्पताल के लेखापाल रवि भूषण सिंह, सीनियर ANM कुमारी इंदिरा के अलावा सभी नर्स, MPW और अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। ये सुनिश्चित करना है कि जितने भी हमारे योग्य दंपत्ति हैं या प्रजनन आयु वर्ग के जो भी हमारे लाभार्थी हैं, उनको कॉन्डम, छाया, अंतरा, प्रॉपर्टी इत्यादि से जो है आप आच्छादित करें और अपना तो लक्ष्य पूरा ही करें जो साथ में हम लोग काम करते हैं लक्ष्य के अनुरूप। साथ ही इसकी सेवाओं का जो अच्छा पार्ट है या जो बढ़िया पार्ट है, जो इससे परिवार को फायदा होता है, वो जरूर समझाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक 21 तारीख को परिवार कल्याण दिवस मनाया जाता है, उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें। चक्रधरपुर की जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वो करीबन इस वक्त 2.5 लाख के आसपास है। पिछले सेंसस में वो 1,95,000 था, 2.5 लाख के आसपास। बढ़ती जो जनसंख्या होती है, आबादी होती है, इसके साथ समरूप संसाधन को भी विकसित करना आवश्यक होता है। तभी बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसके लिए समुचित संसाधन, रोजगार के संसाधन, नौकरी के संसाधन, अन्य तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, पब्लिक हेल्थ सिस्टम हो, उन सबों में उसी तरह की वृद्धि कभी पड़ती है, तभी जाकर के लोगों को सरकारी सेवाओं का समुचित लाभ मिल सकता है। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर के सत्र 2023-24 के नए अध्यक्ष के रूप में प्रमोद दुबे ने शपथ ग्रहण कर लिया है। क्लब के तमाम बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में उन्होंने ये शपथ ग्रहण किया। बता दें कि क्लब के द्वारा प्रत्येक सत्र के लिए नए अध्यक्ष व नई टीम का चुनाव किया जाता है। इस बार के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद दुबे का चुनाव किया गया है। शपथ ग्रहण के उपरांत नए अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने कहा कि क्लब के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना ही उनका प्रथम लक्ष्य है। जरूरतमंदों को हर संभव मदद का प्रयास वे करेंगे। साथ ही क्लब के तमाम सदस्यों को एकजुट रखते हुए क्लब के उद्देश्यों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कि मैं रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर जो शहर का और आप कह सकते हैं पूरे राज्य का, अपने ही राज्य का भी, बिहार और झारखंड दोनों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्लब है। हमारे क्लब में तकरीबन 134 मेंबर हैं और इस
क्लब की अध्यक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी अलग हो जाती है और मैं अब कोशिश करूँगा कि उस जिम्मेदारी को पर खरा उतरूँ। जहाँ तक मेरी प्राथमिकता है, जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा कि समाज में मुझे लगता है जो हमारा 4-वे टेस्ट है, और अगर आप देखेंगे 4-वे टेस्ट जिसमें कहता है कि आप कोई भी काम करते हैं इसके पहले उनको 4 चीज़ों का करना है। क्या वो सच है, क्या वो सबके लिए फेयर है, क्या वो सबके लिए बेनिफिशियल है, और क्या वो दोस्ती बनाए। तो हम अगर इन बातों पे ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया थोड़ी बेहतर जरूर होगी, और इस बात को हम लोग बहुत तेज़ी से और पूरा प्रयास करेंगे उसको लोगों तक पहुँचाएं। और इधर पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने कांड्रा थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के सभी पंजियों का गहनता से अध्ययन करते हुए थाना प्रभारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने लूट पंजी, गुंडा पंजी को विशेष रूप से दुरुस्त करने एवं जेल से छूटे हुए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही लंबे समय से लंबित कांडों का जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में कुछ त्रुटियां पाई गई, जिसे एसपी ने जल्द दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। इस दौरान इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी पास्कल टोप्पो सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम जिला के कांडा थाना में वार्षिक निरीक्षण जो होता है उसके संदर्भ में यहाँ आया हूँ, और इसमें थाना के जो भी अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, जो सिलसिला काम होता है उसको देखा जाता है। इसमें क्या त्रुटियाँ पाई जाती है वो भी देखी जाती है। इसके अलावा हम लोग अपराध पे भी चर्चा करते हैं, अपराध नियंत्रण पे भी, क्राइम कंट्रोल में चर्चा होती है। इसके अलावा जो लंबित कांड है उसकी समीक्षा की जाती है ताकि उसको निष्पादन हो सके, और इसके अलावा जो भी थाना का अलग अलग सेक्शन है उसके कार्यों की समीक्षा की जाती है। और हमारा ये रूटीन इंस्पेक्शन है, साल में एक बार होता है। और इसी के साथ आज के दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड की तमाम खबरों से रहिए अपडेट, देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।